इंडस्ट्री का डेफिनेशन, इंडस्ट्रीज के डेफिनेशन को डिस्कस किया, जिसमें आपको ये बताया गया कि जहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाता है, फर्दर प्रोसेसिंग, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, इनपुट से आउटपुट पे कन्वर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट किया जाता है, एक गुड्स को दूसरे गुड्स पे कन्वर्ट किया जाता है, सबका सब क्या है, इंडस्ट्री, है ना। फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम लोगों ने डिस्कस करा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक के बारे में बात किया। ये दोनों जो है इंसान को कहाँ से मिला है, नेचर से मिला है, ठीक है। एक तो लिविंग बींग्स के बारे में बात हो रही है, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह वगैरह, जो जेनेटिक इंडस्ट्री में आ रहा है, और ऊपर वाला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी मिनरल्स, आयरन ओर्स, इस सब चीजों के बारे में बात। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जाना, जहाँ पे एक गुड से जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो गुड्स एक्सट्रैक्ट हुआ उससे कुछ बनाना, उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करके कोई दूसरी चीजों को में कन्वर्ट करना, ये आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। जिसमें आप लोगों ने जाना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, जो क्या करता है, किसी गुड्स को एक गुड्स से दूसरे गुड्स में ट्रांसफॉर्म करता है, यानी रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट गुड्स में ट्रांसफॉर्म करता है, यानी फॉर्म यूटिलिटीज का क्रिएशन करता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको पता चला कि एक एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है, जो सेम रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे क्रूड ऑयल के बारे में लोगों ने जाना। सिंथेटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं उस इंडस्ट्रीज को जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को मिला के कोई नया प्रोडक्ट बना। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जहां पे एक प्रोडक्ट कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है और तब वो बनता है, जैसे शुगर वगैरह का एग्जाम्पल। असेंबलिंग इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं जहां पे डिफरेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है उसको एक जगह पे असेंबल किया जाता है, जिसके एग्जांपल आप लोगों ने टेलीविजन, कार और कंप्यूटर के फॉर्म में जाना। फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, घर, मकान, डैम्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबका बनाना ही क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का हिस्सा। फिर टर्शियरी इंडस्ट्री जिसमें सर्विसिंग, राइट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कॉमर्स, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉमर्स। देखो कॉमर्स के बारे में पहले दो चीज समझ लीजिए, इसमें दो चीजें शामिल है, ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। ये एक लाइन का एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा डेफिनेशन आप बोल सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक सवाल, जब भी कोई डेफिनेशन में कोई ऐसा टर्म यूज हो जिससे कुछ जानने को ख्वाहिश हो कि अभी ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है ना, दो क्वेश्चन राइज हो गया। एक डेफिनेशन दिया गया आपको कि कॉमर्स जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का कॉम्बिनेशन। तो एक सवाल अपने आप में बन गया कि ट्रेड क्या है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का, है ना। इसको भी जानेंगे, तो आप हेडिंग बनाएंगे कि कॉमर्स। अपना डेफिनेशन लिख रहे हैं, आर यू गाइस राइटिंग योर ओन डेफिनेशंस, अपने अंदाज में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। डेफिनेशन रटना और ये वो, अगर हमने टेस्ट लिया और टेस्ट में अगर एकदम बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम लिखा लिखाया आ गया आंसर, तो 5 मार्क्स, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर से ज्यादा नहीं, 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं। तो रटने के लिए, क्योंकि आपकी मेमोरी सिर्फ टेस्ट हुई, मेमोरी अच्छा है बस, ठीक है। और जिसने कोशिश किया उसको अपने अंदाज में लिखने का और वही पॉइंट समझा दिया थोड़ी बहुत गलती के साथ, तो 1 नंबर उसको ज्यादा मिलेगा कम से कम। थोड़ी बहुत गलती है तो, गलती नहीं है तो अच्छा खासा मार्क्स देंगे। यानी आपका लेवल चेक किया जाएगा, 5 से ऊपर हो तो मतलब यू आर डूइंग बेटर, ठीक है। और मेरा कॉपी चेक करने वाला हो सकता है कि अगर बोले कि ये क्या 5 नंबर दिया है तो पूरा सही। रीजन समझ गए ना हम क्यों नंबर वैसा देंगे, क्योंकि पहले से आपके बीच अंडरस्टूड है दैट कि यहाँ पे चेक इस बात का हो ही नहीं रहा है, क्लास में हम चेक करेंगे ही नहीं कि वेदर आपका मेमोरी कितना अच्छा है। मेमोरी के हिसाब से अगर आपने लिख दिया तो हाफ मार्क्स, लेकिन अगर आपका आप जो है ना सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसके हिसाब से डेफिनेशन लिख रहे हो और उसमें कुछ कमी हो रहा है, और कमी करते करते एक लेवल पे ऐसा पहुंच गए कि अब आप सही सही पॉइंट्स लिखते रहेंगे, फुल मार्क्स। क्लियर। इससे क्या होगा ना कि आपको कोई भी चीज आगे लिखने में दिक्कत नहीं होगा, किसी भी चीज को जो आप समझ जाओगे उसके बारे में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये राइटिंग स्किल छोटा मोटा स्किल नहीं, एक एजुकेशन सिस्टम से हमको सीखना ही है ये। राइटिंग स्किल मेरा डेवलप होना चाहिए, मेरा थिंकिंग स्किल डेवलप होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन स्किल डेवलप होना चाहिए, बात सुने तो समझ जाए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। एक ही बात अगर कही जाती है तो अलग अलग अंदाज में लोग समझते हैं एक ही पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन देयर
लेवल ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। एक 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 कोई स्टेटमेंट दे दिया गया, उस स्टेटमेंट के आधार पे इसने कुछ समझा, उसने कुछ समझा, होता है कि नहीं होता? डिफरेंट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इन डिफरेंट वेज। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो डेफिनेशन है अपना कोशिश करते रहना, ठीक है? तो पता है स्टार्ट में हमको मालूम है कि आप लोग बहुत अच्छे से डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे, लेकिन ये कोशिश करने के लिए मार्क्स मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा मार्क्स। यू आर डूइंग इट, यू आर पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है? अब आ जाइए, इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप लोग। कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखो, टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो हम लोगों ने डिस्कस करा ना, सर्विस सेक्टर को बोला जा रहा है। और सर्विस सेक्टर जो है ना, वो सपोर्ट किसको किसको प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज सेक्टर प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं, और ट्रेड को भी फैसिलिटेट करते हैं। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रीज के भी फैसिलिटेशन के लिए सर्विसेज ही काम आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री हो या सेकेंडरी इंडस्ट्री। और ट्रेड यानी व्यापार को फैसिलिटेट करने के लिए भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का ही यूज होता है, सर्विसेज का ही यूज होता है। कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को रखा। और ट्रेड क्या है? व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड के बारे में लिख लीजिए। ट्रेड नीचे लिख लीजिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इज टर्म्ड एज ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। ट्रेड के बारे में लिखा गया। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में लिखिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। ये ट्रेड के बारे में हो गया। अब उसके नीचे लिखिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये वाला ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नए नए वर्ड आए, उसके स्पेलिंग डिफरेंट हो, उसको प्रैक्टिस करा के तोड़ करके लिखने का कोशिश करिए। ऑक्सिलियरीज तोड़ करके जब आप स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे सही होगा। अभी ये सब मेहनत करना है, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना तो ये सब मेहनत करना पड़ेगा। ये भी छोड़ दोगे कि आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है ना, तो वैसे भी टाइप नहीं करता, शॉर्ट में लोग टाइप, है ना? इसकी वजह से भी स्पेलिंग का सत्यानाश हो। और उसके बाद भी अगर कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप फुल स्पेलिंग लिख भी रहे हो तो दो वर्ड टाइप करने के बाद खुद बताता है वो कि यार, तो पिक कर लो। बट एफर्ट डालना है आपको, कोशिश करना है कि आप सही वर्ड मीनिंग आपको पता हो, ठीक है? वर्ड्स आपको पता हो, वर्ड्स के जो अल्फाबेट से सही सही आपको मालूम है। चले, तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में लिख लीजिए। एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट्स ट्रेड, एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट्स ट्रेड। उन एक्टिविटीज को इसमें रखा गया है जिसकी वजह से ट्रेड में फैसिलिटीज मिल जाता है, ट्रेड आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए, यानी ऑक्सिलरी टू ट्रेड का एग्जांपल, यानी कौन कौन से एक्टिविटीज है जो ट्रेड में हेल्प करते हैं, उसमें एग्जांपल लिख लीजिए। ट्रांसपोर्ट कॉमा बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट कॉमा बैंकिंग कॉमा इंश्योरेंस कॉमा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कॉमा एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन कॉमा
advertisement, comma packaging and warehousing, etc. क्या लिखे? इंश्योरेंस का स्पेलिंग कैसे फैसिलिटेट करता है? देखो, बिजनेस करने में बहुत सारे रिस्क हैं। जैसे एक रिस्क है कि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप एक शॉप चलाते हो और उस शॉप में आग लगने का खतरा हो सकता है ना? या फिर डैमेज, फ्लड बहुत आता है आपके एरिया में, फ्लड बहुत आता है, उसकी वजह से डैमेज होने का चांसेस है। तो आप इन सारे प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे? अपने से तो फंड नहीं ना क्रिएट करेंगे, आप क्या करेंगे? पॉलिसी ले लेंगे कि अगर कल को ऐसा होता है तो उस लॉस के लिए हमें पैसा कहाँ से मिल जाएगा? कंपनी से मिल जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू रीस्टैब्लिश माय बिजनेस। इसलिए सही है। और कोई डाउट्स? तो कॉमर्स का डेफिनेशन आ गया ना, कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। एक अब इसके आगे ना, अब इसी को एलाबोरेट किया जाएगा और ये क्या क्या होता है कॉमर्स में। तो बेसिकली एक तरफ है प्रोड्यूसर और एक तरफ है कंज्यूमर। कॉमर्स इसके बीच का पार्ट, गुड्स को यहां से उठा के कंज्यूमर तक पहुंचाना। समझ में आ रही बात? प्रोड्यूसर से उठा के कहां तक पहुंचाना? कंज्यूमर तक पहुंचाना। ये काम किसका है? कॉमर्स का। और वो कैसे होगा? बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं जो यहाँ से गुड्स खरीदते हैं, उनको बेचते हैं। यहाँ से वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है। यहाँ से वहां तक पहुंचाने के लिए अगर बिजनेसमैन को फंड चाहिए, फाइनेंस की कमी है, बैंक चले जाएंगे, बैंक से फंड ले लेंगे। हो सकता है इनको गुड्स स्टोर करने का जरूरत पड़े, वेयर हाउस कर लेंगे। हो सकता है इनको गुड्स को एडवर्टाइज करने का जरूरत पड़े, एडवर्टीजमेंट कर लेंगे, एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि ये सब बीच का हिस्सा क्या है? ये है कॉमर्स। तो हुआ ना कि कॉमर्स एक्चुअली कर क्या रहा है? तो ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है किसके बीच? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। इज दैट क्लियर? गुड्स कहां प्रोड्यूस हो रहा है? इंडस्ट्रीज में। कौन सी इंडस्ट्रीज? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शियरी बोलने का जरूरत नहीं, बिकॉज टर्शियरी तो ऑलरेडी यहाँ इंक्लूडेड हो गया ना। टर्शियरी इंडस्ट्रीज सबको हेल्प कर रहा है, यानी टर्शियरी इंडस्ट्री को बेसिकली अगर बोला जाए तो ये थोड़ा सा ऊपर है, यानी इट इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इट इज फैसिलिटेटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज, इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर टास्क। आगे चलिए। तो कॉमर्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच एक इंपॉर्टेंट लिंक है। इसमें हर वो एक्टिविटीज आ जाता है जिससे गुड्स का फ्री फ्लो हो जाए। सोचो अगर कॉमर्स नहीं होता तो क्या होता? प्रोड्यूसर के लिए गुड्स को पहुंचाना कितना मुश्किल होता, कंज्यूमर तक होता कि नहीं होता? यानी ये कहा जा सकता है ना कि कॉमर्स जो है वो सारे हिंड्रेंस को, यानी गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी रुकावटें हैं उसको कॉमर्स क्या करता है? खत्म कर देता है ना। आगे चलो। तो देखो द हिंड्रेंस, यहाँ पे कह रहा है ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजेस आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। वही पॉइंट आ गया, क्या आया? कि जितने भी एक्टिविटीज हैं जो हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं? जो रुकावटों को रिमूव करते हैं गुड्स के एक्सचेंज होने में, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स के पहुंचने में जितनी रुकावटें हैं उन सारे के सारे रुकावटों को कॉमर्स क्या करता है? खत्म करता है। अब सवाल है कि कौन कौन सा रुकावट है ना? तो आप यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए, याद रखने के लिए जरूरी है। एक लाइन लिख लीजिए पहले इस पॉइंट को, कॉमर्स इंक्लूड all activities commerce include all activities involving in the removal of involving in the removal of involving involving the removal of hindrances hindrances को हिंदी में कहते हैं रुकावट। involving the removal of hindrances in the process of exchange, in the process of exchange। in the process of, समझ आ गया? अब नीचे लिखिए क्या क्या हिंड्रेंसेस हैं, लिखिए हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। व्हाट आर द हिंड्रेंस? पॉइंट वाइज बना के लिख लीजिए, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्संस।
डैश देके लिख लीजिए रिमूव्ड बाय ट्रेड। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, डैश देके एरो देके लिख लीजिए रिमूव्ड बाय ट्रेड, यानी ये हिंड्रेंस, पर्सन का हिंड्रेंस कैसे रिमूव होता है? ट्रेड करके, व्यापार करके। हेलो, हाँ कौन? कोचिंग गढ़ पर है। गढ़ पर एक मंदिर मिलेगा आपको, इलाहाबाद बैंक से आगे बढ़िएगा तो राइट साइड में, उसी मंदिर के बगल में गढ़। हाँ हाँ, ग्राउंड, ग्राउंड के सामने, ग्राउंड के सामने। हाँ, इलाहाबाद बैंक से आगे एक ग्राउंड है ना, क्रिकेट ग्राउंड, उसके अपोजिट में देखिएगा ना एक मार्केट है, वहीं पे कॉमर्स पॉइंट का बैनर दिख जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। ठीक, ठीक। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्संस लिख लिया ना, ये कैसे रिमूव होता है? ट्रेड करके, है ना। बिजनेसमैन क्या करता है? ट्रेड करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से खरीदता है और ये गुड्स बेचता है किसको? कंज्यूमर। नंबर 2, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन के बाद लिखिए हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, removed by transport, removed by transportation, removed by transportation, hindrances of place, that's देखिए removed by transportation। हो गया? फिर लिखिए hindrances of time, बताइए कैसे रिमूव होगा? hindrances of time कैसे रिड्यूस होता है? वक्त, आज प्रोड्यूस हो रहा है और बाद में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। hindrances of time कैसे रिमूव करेंगे? वेयर हाउसिंग के जरिए। वेयर हाउस यानी वो गोडाउन जहां गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, तो लिखिए रिमूव बाय वेयर हाउसिंग, रिमूव बाय वेयर हाउसिंग। तो लिखिए हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिमूव्ड बाय इंश्योरेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क को कैसे रिमूव किया जाता है? रिमूव्ड बाय इंश्योरेंस फैसिलिटी। अब आ जाइए हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस कैसे रिमूव होता है? बैंकिंग के द्वारा, रिमूव बाय बैंकिंग। हिंड्रेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हिंड्रेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या आएगा बताइए? एडवर्टीजमेंट, यस। तो कॉमर्स समझ में आया क्या है? कॉमर्स किसे कह रहे, समझ में आ गया? अब देखिए इतने पॉइंट को समझ करके यहाँ पर एक लास्ट में डेफिनेशन दिया है इस एनसीईआरटी के बुक में, क्या है वो? कॉमर्स इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। समझ आ गया डेफिनेशन? यानी कॉमर्स में हम करते हैं क्या है? इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर बताया कि ट्रेड क्या है? गुड्स और गुड्स को कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, है ना। तो इसके लिए ट्रेड किया जाता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? जो ट्रेड को फैसिलिटेट करे, जिसमें बेसिकली सर्विसेज आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब इसको फर्दर इलैबोरेट किया गया। बेसिकली कॉमर्स जो है ना वो बहुत सारे रुकावट हो गए, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचने में जो कोई भी रुकावट है, उन सारे के सारे रुकावटों को खत्म करना कॉमर्स का काम है। और वो रुकावट क्या है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, 6 पॉइंट लिखा है ना, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। यानी एक्सचेंज के प्रोसेस में इतना रुकावट है, कॉमर्स का काम है इन्हीं रुकावटों को खत्म करना। और इस रुकावट के खत्म करने के आधार पर कॉमर्स का ये डेफिनेशन, चाहे तो आप लिख लीजिए अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉमर्स इज सेट टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ रिमूविंग
The hindrances of person, place, time, risk, finance, information in the process of exchange of goods and services. यहाँ से लास्ट 4 लाइन, पहले पैराग्राफ में लास्ट 4, 1 2 3। अब क्या है, जब आप कॉमर्स का डेफिनेशन समझ गए ना, तो ये ट्रेड और ऑक्सिलरीज ट्रेड को समझना कोई वेरी इजी। हो गया। तो ट्रेड और ऑक्सिलरीज ट्रेड, अब हमें ट्रेड के बारे में लिखने में कोई मुश्किल है? ट्रेड के बारे में अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ ले तो क्या कह रहा है, ट्रेड एक एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का, हिस्सा हुआ ना कॉमर्स का, और इसमें क्या इंक्लूड होता है, सेल और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना। और ट्रेड के जरिए से क्या हो रहा है, गुड्स को जो प्रोड्यूस किया गया है उसको अवेलेबल कराया जाता है किसके पास, कंज्यूमर के पास, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को अवेलेबल कराया जाता है। और ये ट्रेड करते कौन लोग हैं, बिजनेसमैन लोग करते हैं, है ना, बिजनेसमैन लोग इंगेज होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। आप इसको मिडिल मैन कह सकते हैं, है ना, इन द मिडिल है ना, ये दे आर द मिडिल मैन, किसके बीच है, ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच के। तो ट्रेड में भी क्लासिफाइड, अब देखो ट्रेड का क्लासिफिकेशन आ रहा है, तो हेडिंग में लिख दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। बीच से एक एरो दीजिए, फर्दर 3 पार्ट में स्प्लिट करिए, बीच से एरो देकर के 3 पार्ट में स्प्लिट करिए। कहाँ रहे, देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेड में स्प्लिट करके 3 पार्ट में एरो, 3 एरो में लिखे ना, और पहला एरो के साथ जो है आपको इस तरीके से एक पॉइंट्स ले लेंगे, यानी फर्स्ट एरो अगर ऐसा है तो उस एरो के नीचे ऐसे ले लेंगे और लिख लेंगे इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी एरो देकर के 3 पॉइंट में स्प्लिट किया ना, तो फर्स्ट फर्स्ट वाले में ऐसा एरो दे देंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल, ठीक है। मिडिल में भी एरो को देकर के 2 पार्ट में स्प्लिट करो और उसमें लिखो होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड एंड
रिटेल ट्रेड। तो बेसिकली यही दो कैटेगराइजेशन ही किया गया है, बेसिकली यही दो कैटेगरीज है। यानी आप तो या तो उसको इंटरनल एक्सटर्नल बोल लो, या फिर उसको होलसेल और रिटेल में क्लासीफाई करो। अब देखो इंटरनल ट्रेड क्या होगा, जब आप एक कंट्री के अंदर ट्रेड करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, यानी खरीदने बेचने का काम विद इन द कंट्री हो रहा है, इंटरनल ट्रेड हो गया। व्हेन द ट्रेड, व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग, जब आप ट्रेड को समझते हैं इंटरनल ट्रेड को भी डिफाइन कर लेंगे। व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, हम क्या बोलेंगे, क्लियर है। एक्सटर्नल ट्रेड किसे कहेंगे, व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, जिसको फॉरेन ट्रेड भी बोला जाता है ना। एक्सटर्नल ट्रेड का ही दूसरा नाम क्या है, फॉरेन ट्रेड, और इंटरनल ट्रेड का ही दूसरा नाम क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड। बात समझ आ रहा है, आगे चलेंगे। फिर आ जाइए, होलसेल ट्रेड किसे कहेंगे, व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क, बल्क में अगर गुड्स खरीदा बेचा जा रहा है तो इस ट्रेड को क्या बोलेंगे हम, होलसेल ट्रेड। और अगर गुड्स बल्क में खरीदा बेचा नहीं जा रहा है, स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदा बेचा जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटेल। क्लियर है। अब अपने बगल से जो मोदी दुकान से सामान लेके आते हैं वो रिटेलर है ना, छोटे छोटे क्वांटिटी में सामान ला रहे हैं। लेकिन जब आपको ह्यूज क्वांटिटी में लाना पड़ता है तो आप कहाँ जाते हो, समवेयर इन द होलसेल मार्केट, क्योंकि वहां पे थोड़ा कम पड़ता है प्राइस। क्लियर है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं, those facilities, those activities that facilitates the trade, यानी activities that facilitates trade, यानी उन activities को इसमें रखते हैं जिसकी वजह से ट्रेड में फैसिलिटीज मिलता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और इस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, जैसे सबसे पहला आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। गुड्स हमें पता है इट इज मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस एंड यूज्ड एट अनदर प्लेस, है ना। एप्पल का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, समवेयर इन कश्मीर, एंड अवेलेबिलिटी कहाँ है, ऑल ओवर इंडिया। कैसे पॉसिबल हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। कम्युनिकेशन की जहां तक बात करें, इंफॉर्मेशन, यानी कोई गुड्स मार्केट में कहां पे अवेलेबल है, इसके लिए क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन लेते हैं। और आज के डेट में तो इंटरनेट का जमाना है, सबसे इजी अगर कोई चीज आपको मिल जाएगा तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन, इजिली अवेलेबल। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट अ क्लिक अवे, है ना। इवन आज के डेट में आप घर बैठे बैठे शॉपिंग भी कर लेते हो, कोई सामान चाहिए तो दुनिया के, इंडिया के किसी कोने में होगा मंगवा लोगे, इंडिया के बाहर भी कहीं होगा इनफैक्ट तो आप मंगवा लोगे, isn't it a reality, है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट बात, इंश्योरेंस, ये तो हो गया बात ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। यानी ट्रांसपोर्टेशन उन एक्टिविटीज को कहेंगे जहां पे गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाएगा। कम्युनिकेशन में वो एक्टिविटीज आ जाएगा जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का फ्लो कराया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जिसको इंफॉर्मेशन भेजना है, पहुंचाना है, वहां से किन तक पहुंचता है, जिनको उन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। और इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए तो इतने सारे मीडियम डेवलप हो गए आज के, है ना। सबसे बड़ा मीडियम तो आपका इंटरनेट आज के लिए, ठीक है। फिर आ जाइए बैंकिंग और फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस उन एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जिसमें हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस को रिमूव किया, हिंड्रेंसेस ऑफ फंड्स शॉर्टेज, फंड्स का रिक्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, वो उस हिंड्रेंसेस को दूर करता है बैंकिंग और फाइनेंस। बिजनेसमैन को बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, वो अपना प्रपोजल तैयार करके बैंक जाता है, प्रेजेंट करता है, लोन मिल जाता है, बिजनेस बड़ा कर सकता है। क्लियर है। तो बैंकिंग बिजनेस में वो सारे एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाते हैं जिसमें बेसिकली गुड्स को एक जगह, जिसमें बेसिकली पैसे का लेन देन होता है बिजनेसेस के एक्सपेंशन के लिए, नए प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग। फिर आ जाइए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में क्या कहा जा रहा है, इंश्योरेंस ना बहुत सारे रिस्क को कवर करता है। आपके पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, आग लगने का खतरा है, चोरी होने का खतरा है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिस्क है। इंश्योरेंस क्या करता है, आपको इन सब रिस्क से प्रोटेक्शन देता है कि कल को अगर चोरी हो गया तो भी आपको डरने का जरूरत नहीं है, दैट विल बी कंपेंसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जितने का नुकसान हुआ है, जितने का पॉलिसी लिया है, उन दोनों बात को ध्यान में रखते हुए आपको उसके हिसाब से रिकवरी आपकी हो जाए। फिर आ जाइए वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या करते हैं, गुड्स हमें पता है कि जैसे ही कंज्यूम हुआ वैसे ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पहले सोचो प्रिमिटिव टाइम में प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होता था, फूड का, क्योंकि स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, उस तरीके से स्टोर नहीं कर पाते थे लोग, तो इसीलिए क्या था ना, उन लोगों को स्विच करना पड़ता था, कभी यहाँ कभी कहीं और, कभी यहाँ कभी कहीं और।
पहले लोग ऐसे नहीं थे कि एक देश बना लिया और वहीं देश में एकदम परमानेंटली रह रहे हैं, एक प्लेस अडॉप्ट कर लिया वहीं रह रहे हैं, ठीक है, जो आजकल चल रहा है। पहले ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई बाउंड्रीज हो या कुछ हो, आबादी ही नहीं थी, लोग जहाँ जा रहे थे वहां चले जा रहे थे। और इसी ट्रैवलिंग की वजह से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोग जाके बसे हैं, ठीक है, कोई कहीं से कहीं चला गया। ये तो इंसान ने क्या है ना कि जैसे जैसे अपना कम्युनिटी बड़ा किया, 10 से 20 लोग हुए, 20 से 100 लोग हुए, तो अब उनको लगा कि अब हम बड़े गिरोह हो गए, अब वो दूसरा मेरा सुनो, चला गया उसके ऊपर, उसका सामान छीन रहा है, अटैक कर रहा है। ये चलता था, छापा मार गिरोह चलता था, और उसमें ताकतवर जो था वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाता था। फिर अब ये और ज्यादा बड़ा गिरोह हुआ, तो उसके बाद क्या सिचुएशन आया, राजा महाराजा का दौर आ गया, किंग्स। और ये क्या करते हैं, ये भी वही काम करते है ना, हर एरिया का एक छोटा राजा और उस पूरे बड़े साम्राज्य का एक राजा, है ना। अगर वो छोटा राजा अगर उस बड़े साम्राज्य का राजा के आगे झुक करके अगर उसका एक्सेप्टेंस किए हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टैक्स देते रहिए, एक टैक्स देते रहिए उस बड़े किंग को, और आपका सेफ्टी सिक्योरिटी है, कोई आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, आप एक साम्राज्य के अंदर है। तो लोग छोटे छोटे जो किंग्स होते थे, उनका जो छोटा कबीला है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े राजा के साथ टाई अप कर लेते थे। इस तरीके से दुनिया चली है उस टाइम पे। अब तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक सिस्टम डेवलप कर लिया, नहीं, हम खुद चुनेंगे कि कौन रूल करेगा, हम खुद नियम बनाएंगे। हालांकि नियम बनाने का जरूरत ना के बराबर है, क्योंकि नियम बनाने के प्रॉब्लम की वजह से ही ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक बोलता है कि ये सही है, एक बोलता है ये सही। इंसान यूनाइटेड नहीं ना है जी। अब वेजिटेरियन वाले लोग आ जाए, वेजिटेरियन मतलब जो वेजिटेरियन है, सपोज करो जिनको सिर्फ वेजिटेरियन ही अच्छा लगता है और एकदम स्ट्रिक्ट है, नॉन वेज नहीं होना चाहिए सपोज, एंड दे बिकेम द किंग, किंग बन जाए, वो ये रूलर बन जाए, क्या करेंगे वो, एक कानून पास कर देंगे कि अब से यहाँ पे नॉन वेज बैन हो गया। एक रूल ही तो पास किया ना उसने। तो अपने लिए तो उसको लग रहा ना ये बात सही है, उसको बाकी ये चीजें अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा पसंद नापसंद अपनी जगह पे, लेकिन तुम अपने नापसंद नापसंद को दूसरे पे इम्पोज क्यों कर रहे, इम्पोज क्यों कर, जिसने जो क्रिएटर है, जिसने सब चीज बनाया है ना, उसने तो खुद बोला है कि तुम अगर मुझे मानते हो तो ये करो या ना करो, मुझे मानते हो तब, नहीं मानते तो जो करो। फ्रीडम दिया ना, फ्रीडम चॉइस मिला कि नहीं मिला। और यहाँ इंसान क्या कर रहा है, हम किंग है ना, वी आर द किंग, वी हैव द पावर, व्हाट आई विल से यू हैव टू फॉलो। तो ये इंसान क्या क्या कोशिश कर रहा है, गॉड से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अपने आप को समझता है कि हम, और इनको पता ही नहीं है कि 60-70 साल के बाद टपक जाना है, कुछ नहीं होना तुम्हारा, या कब्रिस्तान जाओगे या शमशान जाओगे, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं। इनको पता ही नहीं होता, ये अपने आप को किंग समझ रहे होते हैं, उसके बाद फिर बुढ़ापा आता है, पता चलता है कि जाने वाले हैं, टाइम पूरा हो गया। खैर एनीवेज, तो उस एज में, यानी पुराने एज में चीजों को स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। और आज तो हम लोग ने सोचा कि इतना पॉपुलेशन हो गया है, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा सोसाइटी के लिए। प्रॉब्लम क्या, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास अगर जाके बोलो कि कोई चीज ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो एक चीज बोले बहुत पॉपुलेशन है, एक सिंगल लाइन बोल करके निकल रहे मंत्री लोग, और जो नीचे का पब्लिक है वो भी बोल रहा कि हाँ बात तो सही है। अरे भाई पढ़ो, जानो, देखो क्या हो रहा है। अगर चीजों की अवेलेबिलिटी कम है तो क्या वाकई में वो चीजें कम प्रोड्यूस हुई है। पता चल रहा है कि बहुत सारा वीट सड़ गया है रोड पे, सड़ा दिया गया है खास करके जानबूझ के, किस लिए, क्योंकि आपको पता हुआ है कि सड़ा हुआ अनाज भी किसी का रॉ मटेरियल है, उससे ही बनता है अल्कोहल, जानबूझ के सड़ाया जाता है, खराब किया जाता है, मालूम है कि नहीं है। तो वी द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी इज द डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। कुछ एरियाज में देख रहे ना क्राउडेड हो गया, क्यों क्राउडेड हो गया, और कुछ एरियाज देख लो वर्ल्ड का, वो बिल्कुल एकदम आदमी नहीं है वहां पे, कम ही है, और उनको प्रमोट करना पड़ रहा है कि यहाँ पे ज्यादा चिल्ड्रन रखो। वहां के लोग इतने सभ्य हो गए थे कि इतना रेस्ट्रिक्शन कर लिया कि अब उनको बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि उल्टा करो। तो क्यों ये रेस्ट्रिक्शन क्यों हुआ, ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए हुआ ना कि लोगों ने अपने हिसाब से एक दायरा बनाया कि ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया। और कोई दूसरा वो इंसान ही है बट कलर अलग होगा, देखने में शक्ल सूरत थोड़ा डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है एक ही जैसा रहता तो आपसे भी कंफ्यूज होते रहते कि कहाँ पहुंच गए, लेकिन फिर भी ये रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर।
खैर, वेयर हाउसिंग के बाद आ जाइए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के जरिए क्या किया जाता है, इन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट की खासियत, प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटीज है, जो फीचर्स है, जो चीजें हैं, उनका इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाया जाता है। अगर यूजर को पता होगा तभी ना वो चीज खरीदेगा। ठीक है, आज के डेट में नई नई चीजें क्रिएट हो रही हैं बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन। लोगों को पहले ना, अभी मार्केटिंग का दौर है, पहले लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग स्टार्ट कहां से हो रहा है, मार्केटिंग स्टार्ट हो रहा है कि लोगों को क्या चाहिए। आज के डेट में लोगों की जरूरत क्या क्या है, आज अलग नए नए टाइप का जरूरत पूरा डेवलप हो रहा है ना। हर चीज का लोगों को मशीन ही चाहिए और डेवलप भी हो रहा है। देखो जाकर के साइट पे उठा कर, हर एक चीज का नया नया प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। कोई सोच सकता था कि हम लोग चश्मा पहनने वालों के लिए अलग टाइप का तकिया डेवलप होगा, हो चुका है। ऑनलाइन बिक भी रहा है अदर कंट्रीज में, है ना। वो बहुत सारे लोग का आदत है, हम लोग का भी आदत है कि अब चश्मा उतार के क्या सो, ऐसे ही सो जाते हैं। थोड़ा अगर स्मॉल नैप लेना हो तो सोते कि नहीं सोते। तो अब क्या होगा, ये अटकेगा, अटकेगा तो या नाक पे प्रॉब्लम होना है। तो इस प्रॉब्लम को कुछ लोगों ने, कुछ चश्मा लगाने वाले लोगों को लगा कि बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, चलो प्रोडक्ट बनाते हैं। उसने सर्च किया होगा मार्केट में, इंटरनेट पे क्वेश्चन पूछा होगा, लोगों ने कहा कि हाँ सही बात है, हम भी ऐसे ही करते हैं, सो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो। ज्यादा लोगों का ऐसा क्वेश्चन आया, पता चला कि चलो ऐसा कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, प्रोडक्ट डेवलप हो गया। ऑनलाइन ऑप्शन हुआ तो लाखों लोगों ने खरीद लिया, बन गया एक एंटरप्रेन्योर। आज मार्केटिंग का दौर है, आज ना चीजें देखी जा रही, मार्केट में लोगों को का जरूरत क्या है, क्या चीज है जो मार्केट में नहीं है, लोग वो चीज चाहते हैं, और क्या उस चीज को डेवलप किया जा सकता है, तो फिर उसको डेवलप भी किया जाता है। अभी गर्मी बहुत है, अभी पहले क्या था, फैन, पंखा, टेबल फैन। अभी क्या, गर्मी इतना बढ़ गया, इसी फैन से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर कोई पानी निकलने का कोई फव्वारा वाला हो सिस्टम, ताकि वो कूलर का भी काम करे, एसी का भी काम करे। बना लिया लोगों ने, ऐसा फैन डिजाइन कर दिया कि आगे में वो छोटे छोटे पाइप्स लगा दिए गए, उस पाइप को नीचे एक हाउसिंग से कनेक्ट कर दिया गया, नीचे में पानी है, वो उसके अंदर एक मोटर डाल दिया गया, वो मोटर से पानी निकल के हल्का हल्का पानी उसमें अंदर सर्कुलेट करेगा, और जब फैन चलेगा तो वो पानी जो फ्लो करेगा। तो जिस चीज का रिक्वायरमेंट सोसाइटी को फील हो रहा है वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के जरिए बेच पा रहे हैं ना लोग, हाँ, नहीं तो बेच पाते क्या। नहीं? आजकल हर एक चीज अपने मैक्सिमम ग्रोथ के लेवल पे जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं। देखो आबादी बढ़ रहा है तो लोग सोचते थे कि क्या करेंगे, रोजगार कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इससे डरने का जरूरत नहीं है कि मशीन्स नहीं आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे हैं, डरने का जरूरत इससे है कि क्या हम उस दौर के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम ये अभी है ना, बेरोजगारी बहुत है, रियलिटी है कि बेरोजगारी बहुत है, लेकिन बेरोजगारी क्यों है, भाई तुमने वही काम सीख रखा है अभी जो अभी के टाइम का जरूरत था, आने वाले टाइम का जरूरत नहीं रहा। वो आने वाले टाइम का नया जरूरत पूरा डेवलप हो गया, अब उस चीजों में लोगों की जरूरत है, और तुम यहीं पे अपने आप को अपग्रेड नहीं की। लेटेस्ट नॉलेज रखो ना कि क्या चेंजेस होने वाला है, मेडिकल फील्ड में क्या चेंजेस हो जाएगा, मेडिकल फील्ड में रोबोट्स। अभी देखो ना, कोविड के टाइम पे लोग दूर से देख के भाग रहे थे, भागो, बाप बेटे को नहीं छू रहा है, बेटा बाप को नहीं छू रहा है, ये तरह का सिचुएशन। मौत से इतना खौफ, मौत तो आना है सब। यही बोला ना, 60 साल का तो टेस्ट दे रहे हो, यही तो टाइम ड्यूरेशन एग्जामिनेशन हॉल में गॉड ने भेज दिया, जाओ। और उस टाइम का ड्यूरेशन कितना साल फिक्स नहीं है, किसी का 60, किसी का 50, 40, 30, जब पहुंच जाए ऊपर, ये टाइम ड्यूरेशन है उसका। इस टाइम ड्यूरेशन में वो अपना एग्जाम दे रहा है, गुड और बैड, अच्छा है या बुरा है, अपने आप को वो हमेशा डिस्प्ले करता रहता है कि वो अच्छा है कि बुरा है, इसी टेस्ट पीरियड के लिए आया वो। खैर, कोविड में ये देखा कि ये सिनारियो क्रिएट हुआ, लोग छू नहीं रहे थे, तो अब एक क्यों ना ऐसा क्रिएट किया जाए, कोई रोबोट ही बना दे जाए, वो जाए और टेम्परेचर ले ले, वो जाए और चेक कर ले कि मरीज के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मेडिसिन दे दे, वहां पे जाकर के खिला दे। मशीन कर रही है, वर्ल्ड ने डेवलप कर लिया। फ्यूचर का सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में वायरस और भी ऐसे आएंगे तो अब ये मशीन चलेंगी, लोग मशीन खरीद खरीद के लगाएंगे, खुद घर पे बैठ खुद एक कंप्यूटर के अंदर बैठे रहेंगे और चेक करेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पॉइंट समझ रहे हो, पॉइंट ये है कि हर फील्ड में चेंजेस हो रहा है। एजुकेशन, अभी क्या है, इंटरनेट का दौर है, टीचर ने सोचा कि सारे टीचर बेरोजगार होंगे, नहीं, टीचर बेरोजगार नहीं होंगे, वो टीचर बेरोजगार होंगे जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। तो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट करते हैं, यूट्यूब पे कैसे कंडक्ट करते हैं, और उसका शुरुआत में जाके ये कैसे बोलते हैं कि हाय माय नेम इज दिस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एक्सेट्रा। ये सीखना पड़ेगा उनको, नहीं करेंगे तो क्या होगा, चैनल से ही चलेंगे। तो सामने वाला जो पर्सन है वो
ये देख रहा है कि अभी फैसिलिटीज देखो, पहले क्या था, प्रॉब्लम ये था कि टीचर्स की तादाद कम है, गांव-गांव में टीचर्स का जरूरत है, लोग वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम ये था कि एक टीचर है, उसने सीखा है, अब इंग्लिश में ही सीखा है, अपना ही लैंग्वेज आता है, समझा नहीं पा रहा है। अब क्या है, नेटिव स्पीकर्स आ गए हैं, नेटिव टैलेंट्स। ठीक है, एक गांव का बंदा उठा और वो वहां से जाकर के हर एक एजुकेशन उसने हासिल करा, उसको कन्वर्ट कर दिया अपने नेटिव लैंग्वेज में, उसी नॉलेज को अपने नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। और क्या है, वो मेडिकल का नॉलेज हो, हर फील्ड का नॉलेज हो, इतने आसान अंदाज से बता रहा है कि सामने वाला बोल रहा है कि अच्छा हम मेडिकल भी पढ़ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। ये इवॉल्वमेंट, ग्रोथ हो रहा है ना, प्रॉब्लम दूर हो रहा है। अगर आप गौर करोगे तो वी आर एक्चुअली रिमूविंग आवर प्रॉब्लम। सोसाइटी में हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉब्लम्स रिमूव कर रहे हैं। हाँ, इस प्रॉब्लम रिमूवल में वो लोग भी रिमूव हो जा रहे हैं जो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं हो रहे। मोबाइल फोन, अगर ये अपने आप को अपडेट नहीं होंगे, क्या होगा, फेंक दिए जाते हैं। सिस्टम अभी चल रहा है एंड्रॉइड 11, और एंड्रॉइड 11 चलाते चलाते 4 साल निकाल दिया, अब आ गया एंड्रॉइड 17 18, तो क्या करो, इसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा उस टाइम, है ना। 2G अब यूज होता है क्या, नहीं यूज होता। अब 5G का दौर चलने वाला है। अभी तो बताया जा रहा है जापान ने इतना फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड ढूंढ लिया है कि 1000, अभी जितने स्पीड है ना उससे 1000 एंड लाख टाइम्स मोर फास्ट, ज्यादा हो, सोच लो। अभी तो अगर यहाँ बैठ करके सामने वाले को अगर लेक्चर मिल रहा होता तो बफर कर रहा है ना, पता ही नहीं चलेगा, एकदम बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, एनी लैग, ग्रेड होना चाहिए। पॉइंट इज कि वी आर इन द साइंटिफिक एज, एंड इस साइंस के द्वारा, इन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम अपने लिए नई नई चीजें डेवलप कर पा रहे हैं, बिकॉज ये हमारा जरूरत है। अगर चीजें डेवलप नहीं होंगी तो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है ना। अब देखो यूट्यूब आ गया तो क्या है, कुछ नहीं है तो बैठ के सब रील ही बना रहा है और उसको डाला हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है, एक चैनल ही खोल दिया है, खाना बनाना है ऐसे, ये ऐसे बनाना है, वो ऐसे बनाना है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, पैसा आ जा रहा है ना उसको। तो क्या किसी एक चीज के आ जाने से बाकी चीजें खत्म हो गई, नहीं, इवॉल्व हो रही है, ग्रो हो रही है, डिमांड है सोसाइटी। ठीक है, और ये बात हमेशा रखना है कि हर एक चीज जो डेवलप होता है ना सोसाइटी में, उसका अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है। आप क्या यूज करेंगे ये डिपेंड है। आप अच्छा यूज करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा चीज सोसाइटी को देके जाएंगे, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर होंगे। बुरा चीज करेंगे, बुराई को प्रमोट करेंगे, सोसाइटी में क्या होगा, बुराई फैलेंगी और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि वो हिसाब किताब वाला मामला जो है, कि अभी इंसान को तो फ्री दे दिया गया, बाद में लेंगे, एक बार सबका हिसाब किताब लगेगा। खैर, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड डिस्कस करा, ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया। इसके आगे हम लोग आज के लिए